नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताने जा रहे हैं ऑफ़र के संबंध में। आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए ताकि आप ऑफ़र के बारे में समझ सकें और जान सकें। इस वीडियो में हम ऑफ़र के टाइप्स को भी आपको बताएंगे और प्रपोजल और ऑफ़र में डिफरेंस कुछ नहीं होता है, दिमाग से हटा दीजिए। ऑफ़र को ही हम प्रपोजल भी बोल सकते हैं और प्रपोजल को ही ऑफ़र बोल सकते हैं। ऑफ़र हम इंग्लिश लॉ में बोलते हैं, प्रपोजल हम इंडियन लॉ में बोलते हैं। बस यही डिफरेंस है दोनों में। तो चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Section 2, subclause A, when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or absence, he is said to make a proposal। जबकि एक व्यक्ति किसी बात को करने या करने से प्रवृत्त रहने की अपनी रजामंदी किसी अन्य को इस दृष्टि से संज्ञापित करता है कि ऐसे कार्य या प्रवृत्ति के प्रति उस अन्य की अनुमति अभिप्राप्त करे, तब वह प्रस्तावना करता है, यह कहा जाता है। धारा 2A, यदि कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी इच्छा प्रकट करता है किसी कार्य को करने या ना करने की, इस उद्देश्य से कि जिसके सामने यह इच्छा प्रकट की है उसकी अनुमति हासिल कर सके। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको अपनी घड़ी बेचने के लिए एक प्रपोजल देता हूँ कि आप मेरी घड़ी 50 रुपये में ख़रीद लो। तब यहाँ पर मैं अपनी इच्छा प्रकट कर रहा हूँ आपके सामने। मेरी इच्छा क्या है? अपनी घड़ी बेचने की। किस उद्देश्य से? तो आपकी अनुमति प्राप्त करने के उद्देश्य से। आप खरीदेंगे या नहीं? अगर आपने कहा कि मैं खरीदूंगा तो यहाँ पर प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस दोनों आ जाते हैं और यह बन जाता है एक प्रॉमिस को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबक्लॉज बी में। सेक्शन 2 सबक्लॉज बी, व्हेन द पर्सन्स टू whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted। A proposal when accepted become a promise। जबकि वह व्यक्ति जिससे प्रस्तावना की जाती है उसके प्रति अपनी अनुमति संज्ञापित करता है, तब वह प्रस्तावना प्रतिगृहित हुई कही जाती है। प्रस्तावना प्रतिगृहित हो जाने पर वचन हो जाती है। यहाँ पर जिस किसी व्यक्ति के पास मैंने अपनी इच्छा प्रकट की है, अगर वो उसको मान ले या अनुमति प्रदान कर दे तो वह एक प्रॉमिस बन जाता है। Section 2 subclause C, the person making the proposal is called the promiser and the person accepting the proposal is called the promisee। प्रस्तावना करने वाला व्यक्ति वचनदाता कहलाता है और प्रस्तावना प्रतिगृहित करने वाला व्यक्ति वचनग्रहित कहलाता है। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति प्रपोजल दे रहा है उसको कहा जाएगा प्रोमिसर और जो उसको एक्सेप्ट कर रहा है वह होगा प्रोमिसी। टाइप्स ऑफ ऑफर, यहाँ पर टाइप्स ऑफ ऑफर आप देख रहे होंगे। टोटल 7 टाइप्स ऑफ ऑफ़र होता है। एक्सप्रेस ऑफ़र, इम्प्लाइड ऑफ़र, स्पेसिफिक ऑफ़र, जनरल ऑफ़र, क्रॉस ऑफ़र, काउंटर ऑफ़र एंड स्टैंडिंग ऑफ़र। एक्सप्रेस ऑफ़र को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे कि मैंने आपको मोबाइल से टेक्स्ट मैसेज भेजा कि आप मेरी घड़ी लेना चाहते हो, या फिर आपको फ़ोन कॉल करके कहा कि क्या आप मेरी घड़ी लेना चाहते हैं, या फिर मिलकर कहा, तो यह एक्सप्रेस होगा। इम्प्लाइड ऑफ़र वह प्रपोजल होता है जिसमें पहले ही सब कुछ तय किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने दिल्ली से रांची आने वाली ट्रेन की या फिर बस की टिकट ली, तो यहाँ पर यह तय हो जाएगा कि आप रांची आना चाहते हैं और उस टिकट का जितना भी मूल्य होगा वह आपको भुगतान करना पड़ेगा। स्पेसिफिक ऑफ़र वह ऑफ़र होता है जो किसी एक व्यक्ति को स्पेसिफिकली दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मैंने आपको कहा कि क्या आप मेरी घड़ी खरीदोगे, तो यह स्पेसिफिकली ऑफ़र कहा जाएगा। यह ऑफ़र कोई भी व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, जिसे दिया गया है वही कर सकता है। जनरल ऑफ़र हम उस ऑफ़र को कहते हैं जिसमें सबके लिए होता है ऑफ़र। इस ऑफ़र को कोई भी व्यक्ति उस ऑफ़र में दिए गए शर्तों का पालन करके उसे एक्सेप्ट कर सकता है। यह किसी भी खास पर्सन के लिए नहीं होता है। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाद है कार्गिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी 1893 का। एक कंपनी ने स्मोक बॉल को लॉन्च किया और न्यूज़पेपर में यह प्रचार किया गया कि जो भी कोई व्यक्ति इन स्मोक बॉल का सेवन करेगा और उसके बावजूद उसे अगर फ्लू हो जाता है तो कंपनी 100 पाउंड देगी। और यह भी प्रचार में लिखा गया कि 1000 पाउंड कंपनी बैंक में जमा कर रही है। एक मिसेस कार्लिल थी, उन्होंने उस स्मोक बॉल की दवा का सेवन किया, परंतु उसके
उपरांत भी वह फ्लू की शिकार हो गई। तब वे कंपनी के विरुद्ध में वाद दायर कर दी। उस वाद में कहा कि 100 पाउंड मुझे दिया जाए क्योंकि कंपनी की दवा लेने के बाद भी मुझे फ्लू हो गया। कंपनी ने इसका रिप्लाई किया कि हम सिर्फ इसे प्रचार के तौर पर उपयोग कर रहे थे, ना कि यह एक कोई ऑफ़र था, और यह स्पेशली मैंने आपको नहीं दिया था ऑफ़र, ये जनरल ऑफ़र। लेकिन कोर्ट में यह अभिनिर्धारित हुआ कि उन शर्तों को पालन करते हुए इन्होंने दवा का सेवन किया, उसके बावजूद भी इन्हें फ्लू हो गया, इसलिए इन्हें 100 पाउंड मिलना चाहिए। क्रॉस ऑफ़र ऐसे ऑफ़र होते हैं जिसमें दोनों ही पार्टी ऑफ़र देते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं किसी बंदे को मैसेज कर रहा हूं कि मुझे मेरी घड़ी बेचनी है और वो भी मुझे उधर से ऑफ़र दे रहा है, क्या आप अपनी घड़ी मुझे बेचोगे? तो यहाँ पे मुझे भी उनका जो ऑफ़र है वो पता नहीं है और उन्हें भी मेरा जो ऑफ़र है वो पता नहीं है, तो फिर यहाँ पर ये क्रॉस ऑफ़र होगा। काउंटर ऑफ़र हम उस ऑफ़र को कहते हैं जैसे कि जब कोई व्यक्ति ऑफ़र देता है किसी को और दूसरा व्यक्ति उस ऑफ़र के बदले में और कोई दूसरा ऑफ़र देता है, तो वह काउंटर ऑफ़र माना जाएगा। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको कहा कि मैं अपनी घड़ी 50 रुपये में बेचना चाहता हूँ और आपने रिप्लाई किया कि क्या तुम मुझे यह घड़ी 30 रुपये में बेचोगे? तो यही है काउंटर ऑफ़र। स्टैंडिंग ऑफ़र किसी समय सीमा तक ही खुला रहता है। उस बीच जो भी उसे एक्सेप्ट करता है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनता है। इसमें एग्जाम्पल के तौर पर हम सरकारी टेंडर जो निकलते हैं उन नोटिफिकेशन से समझ सकते हैं, जैसे कि उनमें एक विशेष समय सीमा दिया हुआ होता है और उसी बीच उस टेंडर को भरना होता है। तो यही है स्टैंडिंग ऑफ़र। आज का ये वीडियो समाप्त होता है यहीं पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स पे जाएं, कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर किसी तरह का भी कोई सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें वीडियो को और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।